वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम जिला स्तरीय सेमिनार की चौथी कड़ी में शामिल हुए हैं। उसमें जुड़े हुए आप सभी शिक्षक साथियों का मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अलग अलग शिक्षक साथियों ने इस कोरोना काल में जो काम किए, बच्चों के साथ किए, अपने विद्यालय स्तर पर जो काम किए, उनको हमारे साथ में साझा किया। इसके साथ साथ जो बच्चों के साथ उनके द्वारा प्रयास किए गए, सरकार के द्वारा जैसी गाइडलाइन दी गई बच्चों के साथ काम करने की, उस गाइडलाइन के अनुसार उन्होंने काम किया और काम करने में उन्होंने अपने तरफ से कुछ नवाचारी काम करके भी देखे। वो अंग्रेजी से जुड़े हुए थे, गणित से जुड़े हुए थे, हिंदी से जुड़े हुए थे, वो हमारे साथ में उन्होंने साझा किए। इसके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि जो साथी ये देख रहे हैं, अगर वो भी अपने विद्यालय में बच्चों के साथ बेहतर काम कर रहे हैं और उनको लगता है कि उनके किए हुए काम को बाकी शिक्षक साथियों के साथ साझा किया जाना चाहिए, हम ऐसे ही किसी माध्यम से उनको भी ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। तो स्वागत करते हैं हम आज आप सभी का चौथी कड़ी में, जिसमें आज फिर अपने साथ 3 वक्ता अपने पेपर रख रहे होंगे। विभाग से अपने साथ मांगू सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो वरिष्ठ व्याख्याता हैं। सत्र का समेकन जो कर रहे होंगे राजीव शर्मा कर रहे होंगे, जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के ही कार्यकर्ता हैं, काम करते हैं। तो इसी कड़ी में हम सेमिनार को आगे बढ़ा रहे होंगे। वक्ताओं का परिचय जो है मैं एक एक करके जब उनका टर्न आएगा उस दौरान मैं करवाता रहूँगा। कोरोना की महामारी है, हम सब घर में रहें, सुरक्षित रहें और शिक्षा से जुड़े हुए जो नवाचार हैं, जो प्रयास हैं, उनको जानते रहें, समझते रहें। बच्चों के साथ भी कुछ ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण सामग्री का प्रसारित करते रहें। कठिन समय है, बहुत जल्दी ही निकल जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपन शुरू करते हैं आज की इस कड़ी को। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और मैं अगले वक्ता को आमंत्रित करता हूं। अगले वक्ता जो हैं, जिनका नाम है भूप सिंह जी पूनिया, जो भी कार्यरत हैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जोदोनो कुड्डों की ढाणी, ग्राम पंचायत अकदड़ा, बायतू में। भूप सिंह जी पिछले 20 वर्ष से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। अलग अलग जगह इन्होंने शिक्षण करवाया है और कहानी विधा से कैसे शिक्षण करवाया जाता है, इसको लेकर अपने विचार रखेंगे। तो भूप जी से निवेदन रहेगा कि समय का ध्यान रखते हुए ये अपनी बात शुरू करेंगे। तो सुनते हैं हम भूप जी को, भूप जी के विचारों को। स्वागत है सर आपका। जी महावीर जी, शुक्रिया। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं सर, सुन पा रहे हैं अच्छे से। कुछ दिन की मजबूरी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। चलिए, सबसे पहले मैं डाइट बाड़मेर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो उन्होंने मुझे इस विषय पर कुछ बोलने का अवसर दिया। मैं कहानी से शिक्षण टॉपिक पर चर्चा करूंगा, तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं क्रम से, तो उन्हीं के आधार पर मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहली बात है उद्देश्य। जो मेरा टॉपिक है कहानी से शिक्षण, उसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहली बात है बच्चे को भाषा में पारंगत करना। दूसरा है अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाना। और तीसरी बात है दूसरों के विचारों को समझना और उनकी भावनाओं को उनके वाक्यों द्वारा समझना। और चौथा जो बड़ा उद्देश्य है वो है बच्चे में विविध प्रकार के गुणों को विकसित करके उन्हें एक आदर्श नागरिक बनाना। इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे जरूरी ये है कि पहले हम ये जाने कि कहानी से हम क्या क्या और कितना कुछ सीख सकते हैं। तो इसी क्रम में मैं और अपनी बात को गति दे रहा हूं। ये बड़ा एक कटु सत्य है कि आज भी पुरानी जो परंपरागत पद्धति चली आ रही है शिक्षण की, वही चली आ रही है, जिसमें शिक्षक और पाठ्य पुस्तकें केंद्रित है। अब बात ये रह गई कि इस भाषा शिक्षण पुरानी पद्धति में शिक्षक जो है वो शिक्षा का बड़ा अधिकारी माना जाता है और शिक्षण जो है वो एक पैटर्न का अभ्यास है या रटना है, जिसमें कहानी का आदर्श वाचन करा देना, होमवर्क दे देना, कॉपी जांच लेना, प्रश्न उत्तर करवा देना वगैरह, ये परिपाटी चली आ रही है।
हमें इस परिपाटी से थोड़ा आगे बढ़ना है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इस प्रक्रिया से आगे बढ़कर बात करनी है। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जिसको मैंने पहला टॉपिक दिया है, वो है समझ के साथ बच्चा पढ़े। इसका मतलब ये है, हम छोटी कक्षाएं जो है उनसे ये इस बात की शुरुआत कर सकते हैं। छोटी छोटी कहानियां बनाकर, चित्रों के माध्यम से बच्चों का शिक्षण आगे बढ़ाएं। छोटी क्लासों की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें वर्णों को सिखाने के लिए कार्डों को प्रयोग में लेना और उनसे छोटी छोटी बातें जोड़ करके छोटा छोटा कहानी का वाक्य बना देना। जैसे अनार मोटा ताजा, आम फलों का राजा, इमली खट्टी मीठी। तो इस तरह से बोलते जाते हैं और वो कार्डों को आगे रखते जाते हैं, तो बच्चे रुचि के साथ पढ़ते हैं, बजाय इसके कि ए अनार, आ आम, ई इमली। तो इन्हीं में कुछ वाक्य बना करके थोड़ा लयबद्ध करके बच्चे को आसानी से कहानी का सा रूप देकर पढ़ाया जा सकता है, और वो शिक्षण रटने की बजाय स्थायी रूप से बच्चे के याद रहता है। दूसरी बात यह है कि बच्चे वर्ण और उन अक्षरों से, उन चित्रों के साथ, उन कार्डों के साथ तालमेल बिठाते हैं, तो उनकी तार्किक शक्ति जो है वो भी बढ़ती है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर मैं बात करना चाहूंगा, वो है बच्चों को कहानी के आदर्श वाचन के बीच में ही चिंतन का समय देना चाहिए। चिंतन का समय देंगे तो वो उस कहानी के कुछ बिंदुओं को समझेंगे। जैसे कोई कहानी चल रही है, जैसे प्रेमचंद के नादान दोस्त, तो आप बीच में प्रश्न कर सकते हैं कि चिड़िया घोंसले में बार बार आकर उड़ क्यों जाती थी? क्या आपके मन में भी अंडों पर छाया करने की बात आती है? क्या आपने कभी अंडे या घोंसले देखे हैं? अंडों के हाथ क्यों नहीं लगाना चाहिए? तो इन प्रश्नों को बीच बीच में बोलेंगे तो बच्चे इनका उत्तर अपने अपने हिसाब से देने का प्रयास करेंगे। फिर उनको बहुत सारी बातें सिखाई जा सकती है, और इस तरह से तर्कों के माध्यम से जो बच्चे जिस पर थोड़ा सा समय लगाकर अगर अध्ययन करते हैं, तो वो कहानी, वो बातें, वो उसकी समझ में ज्यादा आती है, बजाय आदर्श वाचन को एक लय में पढ़ने से। एक दूसरी कहानी है अनोखी सूझ, जिसमें आप बच्चों से प्रश्न कर सकते हैं कि देवता और दानव क्यों झगड़ रहे थे। उसी पाठ में एक पंक्ति आती है कि प्रजापति ने सोचा कौन बड़ा बुद्धिमान है, यह प्रश्न तो बहुत जटिल है। तो आप कहानी के आदर्श वाचन को रोकिए और उसको पूछिए बच्चों को कि ये प्रश्न जटिल क्यों है, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। फिर आप अपना व्यू रखिए तो बच्चे उस चीज को समझते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना है, जिससे बच्चे की तार्किक शक्ति बहुत जल्दी बढ़ती है। उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है आदर्श वाचन करते समय हमें द्विभाषिकता को साथ में लेकर चलना है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि कहानीकार जो होते हैं वो अपने क्षेत्र, अपने परिवेश से विषय वस्तु उठाते हैं, तो उनके क्षेत्र में कुछ जो शब्द प्रचलित होते हैं वो कहानी में आना स्वाभाविक है। तो हमें उन शब्दों को लेकर, और जिस क्षेत्र में हम कहानी पढ़ा रहे हैं वहां उन शब्दों को किस रूप में व्यक्त करते हैं या कैसे बोलते हैं, उनकी जो क्षेत्रीय बोली है उन दोनों का तालमेल बिठाएं। फिर आप उनके माध्यम से वो शब्द बताएं जो मानक हिंदी में प्रचलित है, और इसके साथ ही आप इंग्लिश के भी शब्द बता सकते हैं। तो जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, किसी कहानी में शब्द आ गया डांगर ढोर, तो डांगर ढोर आप बच्चों को बता सकते हैं कि गाय, भैंस, ऊंट। तो इसी के साथ जब बोलते जाएंगे तो बच्चे बोलेंगे अपनी क्षेत्रीय भाषा में कि गोनी, मतलब बकरी, तो वो अपनी भाषा में वहां उसको गोनी बोलते हैं। तो उन सब को मिलाकर हम कहेंगे कि इनको डांगर ढोर कहते हैं, और उनको पशु भी कहते हैं, मवेशी भी कहते हैं। और उसके बाद में आप कैटल शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं इंग्लिश में, तो ये आप कर सकते हैं। दूसरे शब्द का उदाहरण देना चाहूं तो लोग लुगाई शब्द आता है, तो आप उसको नर नारी में बदल सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा है स्त्री पुरुष, एक उच्च कोटि का और नया संस्कृत का शब्द आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैन वोमेन, इस शब्द का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे क्या है, बच्चा भाषा रूपांतरण सीखेगा, और क्या सीखेगा, वह पर्यायवाची शब्दों की ओर बढ़ रहा होता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। मैंने एक बार कक्षा 6 में नर नारी शब्द पूछा, तो ताज्जुब होगा 25-30 बच्चों में कोई नहीं बता पाया नर नारी। तो मैंने कहा यार, नारी तो बहुत ही प्रचलित शब्द है, नारी शिक्षा, तो ये तो शब्द जगह जगह दीवारों पर लिखा होता है, किताबों में लिखा होता है, बोलचाल में आता है। तो बच्चे अनभिज्ञता जाहिर करने लगे। एक बच्चे ने कहा कि हाँ, नारी तो सुना हुआ है। तो मैंने कहा जब नारी सुना है तो नर नारी तो साथ के ही शब्द है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द है, तो इन शब्दों को साथ लेकर चले ना, तो बच्चे की तार्किक शक्ति भी बढ़ती है, शब्द ज्ञान भी बढ़ता है। तो ये अपने ध्यान में रखना चाहिए, बजाय इसके
कि कहानी को एक सार में, एक लय में, क्रमबद्ध तरीके से आदर्श वाचन में पढ़ते चले जाएं और अंत में प्रश्न उत्तर करा दें, ये गलत तरीका है। ये उबाऊ हो जाता है, नीरस हो जाता है, सारहीन हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है और उद्देश्यहीन हो जाता है। तो इस पुरानी परंपरागत पद्धति से बाहर निकलने की आवश्यकता है। चौथा जो मेरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैंने चुना है कि बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं हम कहानी के साथ साथ। मैं उदाहरण देना चाहूंगा व्याकरणीय पार्ट का, व्याकरणीय जो भाग है उसमें। तो ये यहाँ से हम क्या करते हैं, छोटे बच्चों में ही कंपटीशन की भावना जगा देते हैं। जो 12वीं के बाद अगर BSTC करते हैं और करते हैं तो छोटी क्लास जो 6ठी 7वीं 8वीं तक है वहां हम उनकी आधार भूमि तैयार कर देते हैं। वरना अक्सर क्या होता है पुरानी परिपाटी के आधार पर कि पाठ पढ़ा दिया, प्रश्न उत्तर करवा दिए और कुछ एक पाठ हो गए, उसके बाद में कुछ व्याकरण के टॉपिक करवा देते हैं अलग से, संज्ञा की परिभाषा लिखवा देंगे, विशेषण की परिभाषा लिखवा देंगे, कुछ उदाहरण लिखवा देंगे, तो बच्चा उनको रटता है। बजाय इसके कहानी के बीच में इनका ज्ञान दिया जाना जरूरी है। जैसे मैं कहानी पढ़ा रहा हूं तो वही कहानी का उदाहरण दे रहा हूं मैं, नादान दोस्त कहानी का, प्रेमचंद की कहानी है। तो उसमें वाक्य आता है, केशव ने श्यामा से पानी की प्याली मंगवाई और वह लेकर आ गई। अब आप बच्चे से पूछिए वह कौन लेकर आ गई, तो बच्चे आराम से बोलेंगे श्यामा। तो फिर आप बताइए कि श्यामा तो नाम था और वह सर्वनाम है। फिर आप थोड़ा बात को आगे बढ़ा दीजिए कि भूप सिंह पूनिया आपको पढ़ा रहा है और इसकी जगह मैं यूं लिखूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये तो नाम था और मैं सर्वनाम है, बच्चे समझेंगे। उसके बाद क्लास के किसी बच्चे का नाम लीजिए कि मोहन खड़े हो जाओ और फिर बोलिए कि तुम खड़े हो जाओ, तो फिर उनको समझाइए कि मोहन तो नाम था, तुम सर्वनाम है, तो बच्चे समझेंगे कि यह, वह, मैं, तुम ये सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, बजाय एक परिभाषा रटने के। तो ये रटन प्रक्रिया है, इससे मैं बाहर निकालना बच्चों को प्राथमिकता में लेता हूं, क्योंकि मैंने बहुत बच्चे देखे हैं 12वीं तक के बच्चे, कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो बच्चे, किसी भी बच्चे को पूछिए आप खुद भी प्रैक्टिकल करके देखिए, आज ही करके देखिए, कल करके देखिए, आप पूछिए संज्ञा किसे कहते हैं, तो बच्चे वही तीसरी क्लास में रटी हुई परिभाषा दोहराते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण जाति भाव, किसी व्यक्ति वस्तु गुण जाति भाव, मतलब वो रटी हुई परिभाषा। अब आप उनके सामने 4 शब्द रख दीजिए, कोई भी 4 शब्द रख दीजिए, तो वो बच्चे उनमें से छांट नहीं पाएंगे कि संज्ञा शब्द कौन सा है। 4 शब्द अगर रखते हैं तो ये रटने वाली प्रक्रिया जो है ना, उससे ये कमजोरियां सामने आ रही होती है। तो हमें रटाना नहीं चाहिए। उसके बाद वाक्य का जो क्रम है वो भी आप बीच में से बदल सकते हैं, बोलते बोलते, मतलब क्रिया पहले ला सकते हैं, कर्म बाद में ला सकते हैं, पहले कर्ता को बाद में ला सकते हैं, तो फिर वो वाक्य टूट जाता है और भावाभिव्यक्ति नहीं होती और बच्चे हंसते हैं। तो फिर उनको बताओ कि कर्ता पहले लाकर, कर्म और क्रिया अंत में लाकर सुदृढ़ तरीके से अपनी बात को कह सकते हैं, भावाभिव्यक्ति कर सकते हैं, तो वाक्य का सुंदर रूप बन जाता है। तो फिर वो व्यवस्थित रूप से कर्ता, कर्म और क्रिया, इस व्यवस्थित क्रम से वाक्य को बोलेंगे तो वो सुगमता से अर्थ ग्रहण कर लेंगे और फिर हंसेंगे नहीं। तो फिर उनको बताया जाए कि हिंदी में कर्ता पहले आता है, फिर कर्म आता है, अंत में क्रिया आती है। तो ये छोटी छोटी बातें पढ़ाते समय ही ध्यान में रख करके बताई जा सकती है। उसके अलावा सरल वाक्य की बात छोड़े तो फिर मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य को भी सिखाया जा सकता है। हालांकि ये 11वीं 12वीं का टॉपिक है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, लेकिन छोटे पैमाने पर सिखाया जा सकता है। जैसे हवा आने पर मच्छर भागे, तो जो बात मैंने एक बार में पूरी कर दी तो वो सरल वाक्य है। अब इसी को मैं 2 टुकड़ों में या 2 उपवाक्य में पूरी करूंगा। जब हवा आई तब मच्छर भागे, तो उसी बात को मैंने 2 भागों में पूरी की है। तो बच्चों को बताओ कि ये जो 2 भाग किए इनको उपवाक्य बोलते हैं और मिश्रित तो संयुक्त में उपवाक्य होते हैं। तो 7वीं 8वीं के बच्चे आराम से समझ सकते हैं। तो मैं थोड़ा कहना चाहूंगा कि कभी ये मत सोचें कि ये तो छोटे बच्चे, इनको क्या बताएं, परिभाषा लिखा करके इति श्री कर देना, अपने सिलेबस पूरा करा करके अपने आप को पूर्ण कर लेना, ऐसा नहीं है। आप छोटे बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, उनकी पृष्ठभूमि तैयार कर सकते हैं। मैं 8वीं तक के बच्चों को संज्ञा सर्वनाम के अलावा जो संधि है, समास है, अलंकार है, वो तक समझा देता हूँ। एक बार की छोटी सी बात है, मेरे पढ़ाते समय कोई गुरुजी मेरी कक्षा में आ गए और उन्होंने पूछा, या तो 8वीं के बच्चे ये समास क्या समझेंगे। मैंने कहा आप पूछिए उनको। तो उन्होंने, उनके सामने मैंने कुछ उदाहरण बताए द्वंद्व समास के, तो बच्चों ने फटाफट बता दिए। मैंने कहा इसमें द्वंद्व समास कैसे है माता पिता में, तो बच्चा बोला इसमें और आ रहा है बीच में। मैंने फिर कहा और नहीं आए तो
तो क्या इसमें योजक चिन्ह आ रहा है? मैं योजक चिन्ह नहीं आ रहे तो वो विलोम से लगते हैं, भले ही लिंग में विलोम हो, भले ही प्रत्यक्ष विलोम हो। तो ये 3-4 एक बातें बताई तो गुरुजी हैरान रह गए। तो मतलब ये है कि कभी ये मत सोचें कि छोटे बच्चे हैं, इनको ये बड़ी बड़ी बातें क्या बताएं। बातें बड़ी है तो आप अपना स्तर कम कर लीजिए। आप क्यों समझते हैं कि मैं ट्रिपल एम में हूँ? आप ट्रिपल एम में, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। आपकी बात बच्चे कितना समझते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। तो कभी बच्चों को छोटा नहीं समझे, ये समझे बच्चों के स्तर पर जो बातें उनको सिखा दी जाती है वो हमेशा के लिए स्थायी और होती है। इस बात को क्यों भूलते हैं आप? तो इस प्रकार की शिक्षण पद्धति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, बजाय परंपरागत तरीकों से। अब मैं आगे बात करूंगा कि इन्हीं सरल और संयुक्त वाक्यों के बीच में आप लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, फिर भी, क्योंकि इन शब्दों का भी अर्थ बता सकते हैं। मान लो आप जबकि शब्द का समझा रहे हैं तो बताइए कि जबकि जो शब्द होता है वो दो चीजों में अंतर बताने के लिए होता है। कैसे? उपसर्ग शब्द के पहले आते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के बाद में आते हैं। तो जबकि का प्रयोग समझा दिया। संधि में वर्ण जुड़ते हैं, जबकि समास में विभक्तियों का लोप होता है। तो किसी भी प्रश्न में उत्तर बताते समय जब अंतर बताया जाता है तो जबकि का प्रयोग किया जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें बताइए, भले ही बच्चों के आदि समझ में आए, लेकिन जब यही संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य जब वो बड़ी कक्षाओं में सीखेगा, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, तो ये पुरानी बातें उसकी याद आएगी, उसकी समझ बड़ी हुई जो है ना वो जल्दी ग्रहण करवाएगी। उसके बाद और जो शब्द है, आप और का अंतर आसानी से समझा देते हैं, लेकिन हम अध्यापक लोग कई बार के प्रमाद कर बैठते हैं, आलस्य कर बैठते हैं और इस तरफ ध्यान नहीं देते। जबकि और इन दो शब्दों में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं और अंतर नहीं समझ पाते। तो बताइए, और तथा आता है और की तरफ, मैं विद्यालय की ओर जा रहा हूं, मैं स्कूल की ओर जा रहा हूं, और मतलब की तरफ। फिर आप और के अर्थ भी बता सकते हैं 2-3 वाक्य लिख करके बोर्ड पर। कैसे? राम और श्याम पढ़ते हैं तो यहाँ और आ गया, तथा के अर्थ में राम और श्याम पढ़ते हैं। दूसरा वाक्य लिखें, किसी और बच्चे को बुलाओ, तो किसी और बच्चे को बुलाओ तो यहाँ और है अन्य, अन्य के अर्थ में आ गया। आप एक वाक्य और भी लिख सकते हैं, मुझे और के लिए दो, और मतलब ज्यादा। तो बच्चा समझता है, और उसकी जो समझने के साथ साथ एक बात और होती है, ये जो नयापन आता है ना शिक्षण में, इससे बच्चा बंधता है। वरना क्या है, हम एक ही लाइन में कहानी के आदर्श वाचन को पढ़ते जाते हैं तो आधे तो बच्चे क्लास में सो जाते हैं, आधे शरारत करते हैं, आधे कोई पेन पेंसिल का ढक्कन खोलते, कोई बस्ते की चैन खोलते रहते हैं। तो ये हरकतें कक्षा में आम देखने को मिलती है, लेकिन आपने पढ़ाने का जो तरीका है वो थोड़ा रोचक बनाया तो बच्चे जुड़ जाते हैं। तो आप और के अलग अलग अर्थ बताइए, कहानी को बीच में रोकिए। कोई जरूर थोड़ी है कि आज ये आदर्श वाचन करके आज ही कहानी को पूरा करना, कोई जरूर नहीं है। ये कहानी को 2 दिन में 3 दिन में पूरा कीजिए, उसका बेस मजबूत कीजिए, बच्चे को ज्ञान दीजिए। और मैं आपको बताता हूं, ये कहानी पढ़ना, प्रश्न उत्तर करवा देना, ये ही शिक्षा नहीं है। मैं तो बच्चों को हंसकर बताता हूँ कई बार, मैंने कहा अगर कहानी पढ़ दी, जैसे बुड्ढी काकी कहानी है, मान लो प्रेमचंद की बुड्ढी काकी, और ये हमने पढ़ दी, प्रश्न उत्तर करवा दिए, कॉपी जांच ली, और ये शिक्षा होगी पूरी। तो मान लो अगले साल सरकार सिलेबस चेंज कर देगी, बुड्ढी काकी पाठ हटा दिया, तो गई हमारी शिक्षा, हमारी शिक्षा खत्म हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, ये शिक्षा नहीं है। ठीक है, तो शिक्षा है उसके उपयोग में चीजें आने का जो है वो प्रारूप बने, वो अपनी सीखी हुई चीज को भविष्य में उपयोग कर सके, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सकते, वो शिक्षा है। और वही सर्वांगीण विकास है, और मैं सर्वांगीण विकास की ओर ही बढ़ता हूं। अगला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, पाठ के अंत में, कहानियों के अंत में जो है वो कठिन शब्दार्थ लिखे होते हैं, आपने देखे होंगे। तो बच्चों को वो कठिन शब्दार्थ जो है वो उच्चारित करके मतलब सिखाना चाहिए। प्रत्येक बच्चे से उनका उच्चारण करवाना चाहिए, तो उनमें उच्चारण करने की क्षमता बढ़ती है, कौशल बढ़ता है, शिक्षण कौशल। ठीक है, तो इन चीजों को नजरअंदाज न करें। इसके बाद कहानी का जो शीर्षक है उस पर भी चर्चा की जानी चाहिए। कैसे? छोटी सी कहानी बताइए, फिर पूछिए कि इस कहानी का नाम क्या हो सकता है, तो बच्चे अलग अलग बताएंगे। आप सृष्टि करो प्यासा कौवा, उसको भी ले लीजिए, और वो पूरी कहानी बता करके, तो थोड़ा बहुत उनका सुना होता है बता देंगे कि प्यासा कौवा। तो फिर आप बताइए कि चतुर कौवा भी हो सकता है कि इसका नाम, तो वो कहेंगे हाँ चतुर कौवा भी, हाँ। तो वो शीर्षक समझने की कोशिश करते हैं। और होता क्या है, प्रारंभिक कक्षाओं में इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे, तो 12वीं 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आती है तो वहां ये कमजोरी बच्चे के सामने आती है। मैंने बोर्ड की कॉपियों में देखा है कि बच्चों से जब प्रश्न आता है कि शीर्षक लिखिए उपयुक्त गद्यांश का या पद्यांश का, तो वो क्या लिखते हैं, इसका शीर्षक है कि लेखक लिखना चाहते हैं कि, मतलब वाक्य बना देंगे।
कई बार तो 5-5 6 वाक्य लिख देते हैं। उनको समझाया हुआ नहीं होता कि शीर्षक वाक्यों में नहीं होता, शब्दों में होता है। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत कुछ सिखा सकते हैं हम कहानी से। तो उसके अलावा और बात मैं करूं तो वो है विराम चिन्हों का भी प्रयोग करना सिखा सकते हैं। कहाँ योजक चिन्ह आता है, कहाँ कोष्टक जो है वो उसका प्रयोग करते हैं। विस्मय बोधक कहाँ आता है, इन्वर्टेड कोमा उद्धरण चिन्ह वो कहाँ आता है, कोमा कहाँ आता है, अल्प विराम जिसको बोलते हैं। तो ये सारी बातें बताई जा सकती है। जैसे कई बार जो नाटक होते हैं या एकांकी होते हैं उनमें ऐसे शब्द आते हैं, वाक्य आते हैं, माँ ब्रैकेट में आता है घबराकर, बेटा क्या हुआ, तो फिर नीचे लिखा होता है बेटा, ब्रैकेट में लिखा होता है रुआंसा होकर, पेट दर्द हो रहा है माँ। तो ये ब्रैकेट वाले जो है कोष्टक वाले घबराकर ये किस प्रकार भावा अभिव्यक्ति करते हैं तो उसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। कई बार क्या है किसी शब्द का अर्थ बताना होता है तो उसको कोष्टक में ब्रैकेट में ले लेते हैं। कई बार संदर्भ बताना होता है, जैसे आजकल रमेश रामगढ़ रहता है। अब रामगढ़ तो बहुत है भारत में, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि रामगढ़ हनुमानगढ़, यानी हनुमानगढ़ में जो रामगढ़ है वहां रहता है, या रामगढ़ ब्रैकेट में लिखते हैं उत्तर प्रदेश। तो उसको बच्चे को बताया जा सकता है। ये छोटी छोटी बातें बताओगे ना, कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे 100% सीख जाए, लेकिन अगर वो 70-80% भी उस चीज को ग्रहण करते हैं तो आगे वही विराम चिन्ह जब वो कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं तो ये सीखी हुई चीजें उनकी सहायता करती है। तो बात पर गौर करना चाहिए। उसके अलावा श्रुतलेख है, सुलेख है, उसमें भी थोड़ा प्रयास किया जाना चाहिए। बच्चे को कुछ पद बोल करके बता देना चाहिए, दिखवाना चाहिए, उसके बाद बताना चाहिए कि ये आपके पेज नंबर 17 पर है, और वो किताब निकालिए और उसमें से इनकी गलतियां निकालिए। तो वो बच्चे उनमें गलतियां निकालते हैं तो उनको कहिए कि अब शुद्ध रूप में इनको 10-15 बार लिखिए। तो जो शब्द वो बार बार लिखते हैं तो वो शब्द उनके दिमाग में बढ़ जाते हैं, तो गलतियां बहुत ज्यादा सुधराई जा सकती है। सुलेख भी लिखवा करके उसकी लिखाई सुधराई जा सके। ये छोटे छोटे बहुत सारे प्रयास है, ये कहानी लेखन के साथ ही करवाए जा सकते हैं। उसके साथ ही अगर हम कहानी पढ़ रहे हैं तो बीच बीच में बच्चों को भावुक बातें बताकर और बोलना चाहिए कि बहुत सुंदर कहानी लिखी है, तो क्या गजब कहानी लिखी है, इसका लेखक कौन है, यूं करते हुए पीछे पेज पलट करके उनका लेखक पढ़िए। तो बच्चे भी देखते हैं तो उसके बारे में बच्चे सोचते हैं कि हाँ यह लेखक बहुत ही सुंदर लिखता है। तो इन बातों को बताया जाना चाहिए। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बताता हूं कि कहानी से इतना कुछ ही नहीं सीखा जा सकता। कहानी बच्चे के सर्वांगीण विकास में बहुत भूमिका निभाती है। तो कहानी के माध्यम से श्रेष्ठ मानवीय गुणों का बीजारोपण किया जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, दया, करुणा, ममता, त्याग, अपनत्व, लोक कल्याण की भावना, राष्ट्रीय भावना, समर्पण की भावना, ये सब कुछ कहानियों से बच्चों में डाले जा सकते हैं और बच्चे को एक आदर्श नागरिक बनाया जा सकता है। कहानी में व्यक्त भाव के अनुकूल ही आदर्श वाचन किया जाए। जैसे जिस कहानी में दर्द की बातें हैं या हंसी की बातें हैं या आक्रोश की बातें हैं, तो उसी हाव भाव में अगर आदर्श वाचन हम करते हैं तो वो हाव भाव बच्चा ग्रहण करता है और फिर वो कहानी का अर्थ भी ग्रहण कर लेता है और वो कहानी उसको और भी ज्यादा रोचक लगती है बजाय एक लय में आदर्श वाचन करने के। तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। मैं आपको मेरा एक उदाहरण बताता हूँ। मैं जब 5वीं 6ठी क्लास में था, मुझे याद नहीं आ रहा, 6ठी क्लास में होगा शायद, तो उसमें हमारे कहानी लगती थी छोटा जादूगर, और रोहतास जी सर थे हिसार के, वो हमें पढ़ाते थे। तो इतना हाव भाव के साथ पढ़ाते थे कि जब कहानी का अंत आता है, छोटा जादूगर कुछ पैसे कमाकर दवाइयां लेकर अपने बीमार माँ के कमरे में, कमरा तो क्या झोपड़ी थी, तो उसमें प्रवेश करता है और वो भागा भागाता है कि माँ मैं आ गया, दवाई लाया हूं तुम्हारे लिए। तो माँ का थोड़ा सा निर्बल हाथ ऊपर उठा और बेटा तो निकला ही नहीं मुंह से, उससे पहले ही हाथ धड़ाम से गिर गया और उसके प्राणांत हो गए। वो पूरा ढंग से बेटा ही नहीं बोल पाई। तो ये हमारे सर पढ़ा रहे थे तो मैं रो रहा था, और आज भी वो कहानी पढ़ता हूँ तो रुआंसा हो जाता हूँ। तो ये भावनाएं जो जाग जाती है ना बच्चे के, तो ये बहुत बड़ा बड़ा असर करती है और पता नहीं कहाँ कहाँ तक इसके भाव चले जाते हैं। क्योंकि जो जितना भावुक होगा ना, तो मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, जो बच्चा जितना भावुक होगा वो कुक्रम करने से बचेगा, अनैतिक कार्य करने से बचेगा। और ये बार बार अखबारों में आते हैं बच्चों के साथ ये इस तरह की घिनौनी हरकतें, तो उस बच्चे के मन में दया धर्म का भावना ये कहानियों के माध्यम से जागृत होगी ना, तो बहुत बड़ा समाज में परिवर्तन आ सकता है। मैंने बहुत बड़े पहलू को छू लिया अगर आप गौर करें तो। अब मैं आपको छोटा जादूगर की बजाय और कहानियां बताता हूं। जैसे पन्ना दायक की कहानी है, तो उसमें राष्ट्र प्रेम, त्याग, समर्पण, कर्तव्य बोध, ये 4 तत्व बच्चे में डाले जा सकते हैं। और भी बहुत सारी कहानियां उसको उसके उद्देश्यों को लेकर के चलने वाली बात है, और ये सारी बातें बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है।
और मैं मानता हूं कि आपको मेरी इन बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ बिंदु आपको झकझोर गए होंगे। तो मैं इतना ही बता पाऊंगा। कहानी शिक्षण केवल आदर्श वाचन करना ही पर्याप्त नहीं होता, उससे हम बच्चे को एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं और बहुत कुछ भाषा के बारे में, व्याकरण के बारे में समझा सकते हैं। तो आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद भूप सिंह जी, आपने बहुत ही बेहतरीन शब्दों में अपनी बात को रखा और कनेक्ट बनाए रखा सभी साथियों को इस रूप में कि कैसे कहानी के माध्यम से हम बहुत सारे पक्षों को छू सकते हैं, बहुत सारे व्याकरणिक पक्षों पर काम किया जा सकता है और एक को ही नहीं बहुत सारे पक्षों पर कहानी के माध्यम से काम किया जा सकता है। तो आपने बहुत बेहतरीन शब्दों में अपनी बात को रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगली कड़ी में। तो इस पैनल जो अपन 3 साथी थे, अपने साथ में एक साथी और जुड़े हुए हैं, राजीव शर्मा, जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में काम करते हैं। शिक्षा में इनका काफ़ी लंबा अनुभव है, इसलिए 17-18 सालों से तो मेरे को हो गए देखते हुए इनको एजुकेशन में काम करते हुए। तो ये इनको मैं आमंत्रित करूँगा इस बात के लिए कि जो वक्ताओं ने बात रखी है उस बात को समेकित करें, उनके विचारों को एक मंच प्रदान करें कि कैसे इन चीज़ों को एजुकेशन में काम में लिया जा सकता है और इसके साथ साथ उनके खुद के जो विचार जो हमें लागू करने चाहिए, जो अच्छे विचार हैं जिनको हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बारे में अपनी बात रखेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ राजीव जी। सर, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्ते महावीर, और जितने भी साथियों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, आप सब लोगों को भी प्रणाम। मैं कुछ बातें रखूंगा यहाँ पे। एक तो बात ये है कि ऐसे समय में जबकि पूरा विश्व और ख़ासतौर पे भारत आज की परिस्थिति में जिस तरह की महामारी से जूझ रहा है, उस समय में भी आप और हम लोग जो है एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। शिक्षक शिक्षा में इस तरह की पहल और इस तरह के काम जो है हमेशा महत्व के रहे हैं, और जो भी लोग शिक्षा में काम करते हैं या जो शिक्षा के विद्वान लोग हैं, उनका मानना ये है कि जब शिक्षक अपने अनुभव एक दूसरे से साझा करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों से जुड़ रहे होते हैं और चीज़ों को सीख रहे होते हैं। इस पे बहुत सारे शोध हुए हैं और उन शोधों ने इस बात को प्रमाणित किया है। तो और जो कि आज के ये जो तीनों हमारे साथी जिन्होंने अपनी बात को रखा, उनकी चर्चा में भी साफ तौर पर उभर कर आ रहा है, इसलिए आप सब लोगों को साधुवाद। दूसरा मैं जो फोकस करना चाहूँगा कि हमारे जो तीनों साथियों ने जो बात रखी, उनमें जो केंद्रीय बिंदु मुझे समझ में आया और मुझे लगा कि वो मेरे सीखने के लिए भी महत्वपूर्ण रहे और बाकी साथियों के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे, उस पर मैं एक बात करूँगा। और तीसरी बात जो है वो है कि आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये समय काफ़ी विकट है। लगता है कि आने वाले समय में कुछ स्थितियाँ सामान्य होंगी। जब स्थितियाँ सामान्य होंगी तो स्कूल भी खुलेंगे, विद्यालय खुलेंगे। जब विद्यालय खुलेंगे तो एक शिक्षक के तौर पे हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, शिक्षाकर्मी के तौर पे हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पे बात रखूँगा। तो मैं दूसरी वाली बात पे आता हूँ, और नीतू बालाजी ने जब अपनी बात को रखा तो मुझे लगा कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण चीज़ की तरफ हमारा ध्यान खींचा, वो बचपन में ले गई और उन्होंने बचपन का जिक्र किया, जिसकी की जिक्र जो है भूप सिंह जी ने भी किया कि बचपन की कुछ घटनाएं हमें याद रह जाती हैं, बचपन के कुछ शिक्षक हमें याद रह जाते हैं। वो हमें क्यों याद रहते हैं, ये एक सोचने विचारने वाली बात है। उसके बाद उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही, जो कि उन्होंने जो है कहानी शिक्षण पे बात की, और भूप सिंह जी ने भी कहानी शिक्षण पे बात की है। तो मैं दोनों को जो है एक साथ लेने की कोशिश करूंगा, और मुझे लगता है कि दोनों साथियों की बात एक दूसरे के पूरक है। जहां एक तरफ नीतू जी ने जो उन्होंने अनुभव किया या जो उन्होंने शिक्षण किया और उस दौरान जो उनके अनुभव रहे, उसको थोड़ा उन्होंने रखने की कोशिश की, वहीं भूप सिंह जी ने सिद्धांत कुछ ड्रॉ करने की कोशिश की है। उन्होंने अपने अनुभवों के प्रकाश में जो समझा और जो सीखा, उसको हमारे साथ जो है रखा है। खास तौर पे जो स्थानीय परिवेश की कहानियां हैं, जो हमारी अपनी भाषा है, जो हम जिसको हम मातृभाषा कहते हैं, जैसे कि मारवाड़ में मारवाड़ी भाषा है, उससे बच्चों का जो है लगाव होता है, उसी के माध्यम से वो इस दुनिया से रूबरू होते हैं, अपने आसपास के जगत से रूबरू होते हैं। तो उनका कहना है कि उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और उसका इस्तेमाल एक तरीके से
दूसरी भाषाओं के विकास में मदद करता है। ये उन्होंने अपने अनुभव से बताने की कोशिश की। ये ठीक वही बात है जो कि अधिकांश भाषाविद भी कहते हैं। वो कहते हैं कि जो बच्चे की जो भाषा है उस भाषा का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, उसको दूसरी भाषाओं को सीखने में मदद करने के लिए, या दूसरी भाषाएं सिखाते हुए भी। तो ये एक सिद्धांत इस बात को जो है भूप जी ने और थोड़ा जो है विस्तार में रखने की कोशिश की। और भूप सिंह जी ने भी कहा कि बस पूरा करवाना मकसद नहीं है, असल में शिक्षण का मकसद और कुछ है, जिसको कि भूपेश जी ने पॉइंट वार जो है बताने की कोशिश की। और जो दोनों की बातों में उभर कर आया वो ये है कि सोचने समझने की क्षमताओं का विकास करना जरूरी है, और ये जो है शिक्षण के दौरान किया जा सकता है। और कहानी या कोई भी पाठ का शिक्षण अगर हम थोड़ा सोच विचार करके करें, यदि हम जो है योजना बना के करें, तो हम अपने उद्देश्यों में थोड़ा सफल हो सकते हैं। दोनों ही साथियों ने बात की खुले सवालों की। उन्होंने कहा कि, और भूपेश जी ने तो उसको जो है उदाहरण दे के समझाने की कोशिश की कि क्यों के सवाल करना जरूरी है, क्यों इस तरह के सवाल करना जरूरी है कि यदि हम उस परिस्थिति में होते, यानी बच्चे उस परिस्थिति में हों, तो वो किस तरह के निर्णय लेंगे। तो हम देख सकते हैं क्लियरली कि वो चिंतन करने के लिए अलग अलग तरह के सवालों की जरूरत होती है। जहां एक तरफ सीधे सवालों की जरूरत होती है जिसमें कहानी की सूचनाओं की तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया जाए। दूसरा जो है सोच विचार करने के लिए उसके जो निहितार्थ हैं किसी पैराग्राफ के या किसी संदर्भ के, उनको पकड़ना भी जरूरी है। और दूसरी तरफ उसका एप्लीकेशन भी जरूरी है कि हम खुद को उस संदर्भ में रख के देखें और फिर सोचें कि हम क्या करते। तो ये जो सारी बातें हैं ये चिंतन के विकास के लिए जरूरी है, और मुझे लगता है कि दोनों साथियों ने इसको जो है विस्तार से बताने की कोशिश की। तो एक मैं इस तरफ भी जो है मुझे सीखने और समझने की में मदद मिली। जिस पेडागोजी की, जिस शिक्षण विधा की ये लोग बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये शिक्षा जगत में एक बड़ा काम हो सकता है, और इससे और हमें समझने में मदद मिल सकती है कि वो शिक्षण विधा असल में हमारे लक्ष्यों को पाने में कैसे मदद करती है। और शिक्षक का एक लक्ष्य जो होता है वो ये होता है कि उसके बच्चे सीखें, सार्थक तरीके से सीखें, जो शिक्षा के लक्ष्य हैं उसके अनुरूप सीखें। क्योंकि भूपेश जी ने जब अंत किया अपनी बात का, तो उन्होंने कहा कि मानवीय गुणों का विकास करना शिक्षा का मकसद है। और ये मानवीय गुणों का विकास जो है वो हम अपने शिक्षण के दौरान कर सकते हैं, यदि हम सोच विचार करके शिक्षण कर रहे हैं तो। जैसा कि उन्होंने कहा कि किसी कहानी में बहुत सारे संदर्भ होते हैं, जब हम उन संदर्भों पे बातचीत करते हैं तो वो संदर्भ असल में समाज से जुड़े होते हैं, वो संदर्भ असल में हमारे आसपास, हमारे परिवेश के जो भी मानवीय और जो भी दूसरे संदर्भ हैं उनको अपने अंदर समेटे हुए होते हैं। और जब हम उन पे बात करते हैं तो बच्चे आसानी से समझ पाते हैं और जुड़ाव महसूस कर पाते हैं। भूपेश जी ने एक और बात कही कि शिक्षक को एक आर्टिस्ट भी होना चाहिए। उन्होंने हालांकि आर्टिस्ट नहीं कहा, एक्टर नहीं कहा उन्होंने, परंतु उन्होंने कहा कि शिक्षक को उनका कहना जो मुझे समझ में आया वो ये कह रहे हैं कि पढ़ाते वक्त शिक्षक को पूरी तरह से उस प्रक्रियाओं में डूब जाना चाहिए, उन भावों में डूब जाना चाहिए जो भाव जो है कोई पाठ या कोई लिखित विषय वस्तु समझाने की कोशिश कर रही है। तो जब हम इन भावों में जुड़ते हैं और इन भावों को अपने भीतर महसूस करते हैं तो उन्हें बच्चे भी महसूस कर पाते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि एक बार बचपन में जब वो एक कहानी सुन रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, और आज भी वो उनकी आंखों में आंसू हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति थोड़ा भावनात्मक होता है, यानी रोना बुरी बात नहीं है, आंखों में आंसू आना बुरी बात नहीं है, उनका कहना ये है कि जो भावनात्मक होता है वो शायद जो है दूसरों की भावनाओं को भी समझता है और ऐसे में एक बेहतर इंसान होने की दिशा में आगे बढ़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें जो है मुझे लग रहा है कि कह रहे हैं। आपकी बात को सुनते हुए एक बहुत ही मतलब उसमें लय है, उसमें सुर है, और जिस चीज में लय और सुर होता है उसको सुनने में आनंद आता है, ये तो हम सभी लोग महसूस करते हैं। शिक्षा जगत में क्या है कि शिक्षक बहुत अपने अनुभव साझा नहीं कर रहा है। जब शिक्षक अपने अनुभवों को सैद्धांतिक रूप में ढालते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने क्या सोचा था, उन्होंने क्या किया, करने के बाद क्या क्या चीजें उन्हें महसूस हुई, बच्चों का सीखना कैसे बेहतर हुआ और कैसे ये तरीके प्रभावी हैं, और वो ये भी जब बताने की कोशिश करते हैं कि वो पहले किन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे कि भूपेश जी ने कहा कि जो हमारी परंपरागत पद्धति है जिसमें कि वाचन और प्रश्न उत्तर लिख लेना और फिर उनको याद कर लेना, ये असल में समस्यात्मक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अधिकांश लोग कहते हैं, और आपने भूपेश जी ने अपनी बात में और नीतू जी ने भी अपनी बात में इसको रेखांकित करने की कोशिश की, और हम सब शिक्षक साथी इसे महसूस करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। मुझे लगता है कि इस पे और ज्यादा बात होनी चाहिए, अभी इसके लिए समय नहीं है।
तो आप दोनों का साथ शुक्रिया, नीतू जी और भूपेश जी, आपने बहुत ही उम्दा बात रखी, आप दोनों साथियों का शुक्रिया। मैं शीला जी की बात पर लौटना चाहूंगा। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण चीजें कही। उन्होंने एक चीज कही कि बच्चों को कहानी के दौरान ये नहीं पूछना चाहिए कि क्या शिक्षा मिली। मुझे लगता है कि ये बात बहुत सारे शिक्षा के विद्वान लोग भी ये बात करते हैं, जो मैंने पढ़ा है और जो समझा है। क्योंकि एक कहानी में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी शिक्षाएं हो सकती हैं। एक कहानी में कोई व्यक्ति कहानी को सुनते हुए उससे अपना जुड़ाव महसूस करता है और वो उससे अपने अपने मायने ड्रॉ कर सकता है। तो कोई जरूरी नहीं कि किसी कहानी में कोई एक ही शिक्षा हो। तो वो इस तरफ जो है हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। भूप सिंह जी, मैं भूपेश नाम ले रहा हूँ, सॉरी सर, आपका नाम मैंने लिखा था परंतु आप मुझे क्षमा कीजिएगा। भूप सिंह जी, सिंह सर जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से सिद्धांत के साथ अपनी बात को जोड़ा है, और तो मुझे लगता है कि आपकी भूमिका भी जो है इसमें महत्वपूर्ण हो सकती है। तो चूंकि समय हो गया है, मैं यहीं पे बात को रोकता हूँ। महावीर, शुक्रिया आप सभी लोगों का, और आप लोगों के साथ जो है जुड़कर अच्छा लगा। और आने वाली अगर संभावनाएं बनती हैं तो मई जून के महीने में हम कुछ मिलकर जो है आगे की दिशा निर्धारित कर सकते हैं, ताकि जब स्कूल खुले तो हम और बेहतर तरीके से और जोश के साथ उन बच्चों का स्वागत कर पाएं जो कि अभावग्रस्त और वंचित समुदायों से हैं, और उनके सीखने को ज़्यादा बेहतर बना पाएं। क्योंकि शिक्षक की भूमिका समाज में बदलाव लाने की भी है। कुछ लोगों का कहना है कि शिक्षा जो है स्थापित मूल्यों को ही अग्रसित करती है, अग्रसारित करती है, परंतु मुझे लगता है कि ये पूरी बात नहीं है। शिक्षक एक बदलाव का वाहक होता है, इतिहास हमें ऐसा बताता है। तो हम मिलकर कुछ कर सकते हैं महावीर, तो फिर कभी हम जुड़ सकते हैं, इस पूरी बातचीत को दोबारा शुरू कर सकते हैं। शुक्रिया जी, धन्यवाद सर आपका। बहुत सारगर्भित बात आपने बताई और लाभान्वित किया हमें इस बात से कि किस तरीके से हम मिलकर इस चीज़ को और बेहतर कर सकते हैं जब विद्यालय खुल रहे होंगे, ताकि बच्चों का जो लर्निंग लॉस हुई है या जो सीखना प्रभावित हुआ है उसको बेहतर बनाया जा सके जब बच्चे विद्यालय में आए, अपने विद्यालय खुले। तो आपका बहुत बहुत आभार। इसके साथ ही मैं आभार करना चाहूँगा, हमारे साथ डाइट से जुड़े हुए थे मांगू सिंह जी, उन्होंने बहुत बेहतर विचार अपने साथ साझा किए। फिर नीतू बाला जी का, जिन्होंने स्थानीय कहानियों के माध्यम से भाषा शिक्षण के तरीकों के बारे में हमें अवगत करवाया। उसके बाद में धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा मैं शीला जी का, जिन्होंने ऐसी विषम परिस्थितियों में भी कैसे रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से नवाचारी तरीकों से उन्होंने अंग्रेजी विषय का शिक्षण करवाया। फिर अगला धन्यवाद मैं करना चाहूँगा भूप सिंह जी पूनिया का, जिन्होंने कहानी के विभिन्न आयामों को हमारे सामने खोला और उन पक्षों के आधार पर अपनी बातें रखी। तो सभी साथियों का इस रूप में तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन साथियों का भी इस रूप में बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि अपनी छुट्टियां होते हुए भी उन्होंने समय निकाला और इसको सुना। एक बेहतर चर्चा हम कर पाए। छोटा सा प्रयास था अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा उन शिक्षकों के लिए जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रयास कर रहे हैं, उनको एक मंच प्रदान करवाने का। हम अगले सत्र में भी ऐसा ही एक आयोजन कर रहे होंगे।